नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। पीसीएस एडुकेयर के पॉलिटी सेक्शन में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं राज्य विधान मंडल के बारे में। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी बीपीएससी मेंस का भी एग्जाम होने वाला है, यूपीपीएससी पीटी है, आपका बिहार का पीटी का एग्जाम होने वाला है पीसीएस का अक्टूबर में। इन सब परीक्षाओं के लिए यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा हम देखते हैं तो जो आपका एग्जाम चल रहा है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो या फिर एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, उन सब के लिए भी यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा यदि हमें कोई समस्या होती है तो आप सोच करके देखिए कहां जाते हैं। यदि गांव में है तो अपने मुखिया के पास जाते हैं, और मुखिया से भी काम नहीं बनता है तो कहां जाते हैं? अपने विधायक के पास जाते हैं। तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम हमारा कौन होता है? यही विधायक होता है। ठीक है, हमारा जो जनप्रतिनिधि होता है जिसको हम लोग चुन करके भेजते हैं। तो उसके बारे में जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा राज्य में आपके लिए क्या कानून बनाया जा रहा है, किस प्रकार से कानून बनाया जा रहा है, कैसे कानून बनाया जाता है, यह सब की जानकारी भी आपको होना जरूरी है। ठीक है, तो सामान्य जानकारी के लिहाज से भी और परीक्षा के लिहाज से भी, दोनों के लिहाज से यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। लेकिन उससे पहले एक अनुरोध कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को और शेयर कर दीजिए ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज हमको बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। जिस प्रकार से केंद्रीय विधायिका भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए कानूनों का निर्माण करती है, उसी प्रकार राज्य विधायिका राज्य के विषयों के संबंध में विधियों का निर्माण करती है। विधि से यहां पर मतलब है कानून से, लॉ से। ठीक है, आगे देखते हैं तो राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल की केंद्रीय भूमिका होती है जो काफी प्रभावी भी होती है। ठीक है, मतलब राज्य में जो भी आपका राजनीतिक व्यवस्था है उसमें विधानमंडल जो होता है वह सेंट्रल रोल निभाता है। सेंट्रल रोल कहने का क्या मतलब है कि वहीं से सब कुछ तय होता है कि राज्य में क्या किस प्रकार से चलेगा, क्योंकि हमारे जो राजनेता होते हैं वो कहाँ होते हैं? विधानमंडल में ही तो बैठते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं संवैधानिक प्रावधान इसके बारे में। तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल के संरचना, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों के बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में, विशेषाधिकार तथा शक्तियों इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि संविधान के किस भाग में विधानमंडल के बारे में चर्चा है और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 168 से 212 तक है और भाग की बात करें तो भाग 6 में है। ठीक है, यद्यपि ये सभी केंद्रीय संसद के अनुरूप हैं, फिर भी इनमें कुछ अंतर जरूर है। मतलब जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो आपके कार्यकाल होते हैं, यह सब जो भी आपका ऊपर दिया हुआ है, गठन है, संरचना है, कार्यकाल है, अधिकारी है, ये सब जो होता है वह केंद्रीय जो विधायिका है उसी के अनुरूप होता है, केंद्रीय संसद के अनुरूप होता है। जिस प्रकार से आपका केंद्र में राज्यसभा होती है, वरिष्ठ सदन होती है, उसी प्रकार से राज्य में विधान परिषद होती है जो कि वरिष्ठ सदन है या फिर उच्च सदन है या स्थायी सदन है। लेकिन जिस प्रकार से आपका केंद्र में लोकसभा होती है उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा होती है, निम्न सदन होती है, लोकप्रिय सदन होती है। ठीक है, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, उसी के बारे में यहां पर ध्यान देना है, मेनली ध्यान उसी पर देना है। और इससे पहले हम लोग संसद का वीडियो देख चुके हैं, राज्यपाल के बारे में भी देख चुके हैं, आपका राष्ट्रपति के बारे में भी देख चुके हैं। तो यह सब वीडियो जो है आप लोग यदि पहले से देख लेंगे, खास करके इस चैप्टर के लिहाज से, यदि संसद का चैप्टर जो मैंने बताया है वो अगर देख लेंगे अच्छे से तो यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अनुरोध है कि कृपया वो चैप्टर जाकर के पहले देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उस चैप्टर का या फिर उस वीडियो का मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा एक या दो सदनों से मिलकर बना होगा। एक सदन यदि होगा तो उसको एक सदनीय व्यवस्था कहेंगे जिसमें विधानसभा होगी और राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल तो दोनों में ही शामिल होगा क्योंकि विधायिका राज्यपाल के बिना अधूरी है।
उसी प्रकार से यदि 2 सदन होगा तो उसको द्विसदनीय व्यवस्था कहेंगे। इसमें विधानसभा होगा और विधान परिषद होगा। विधानसभा जो होगी वह निम्न सदन होगी। इसके अलावा इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि जो है डायरेक्ट रूप से इस सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा उच्च सदन जो होता है वह आपका विधान परिषद कहलाता है, और इसको वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है, वरिष्ठ सदन कहा जाता है। ओके, यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अब राज्य विधानमंडल का गठन। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि पॉइंट है। तो राज्य विधानमंडल के गठन में पूरे देश भर में एक रूपता नहीं पाई जाती है। जैसा हम लोगों ने देखा कि अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें 2 सदन है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था है। और इससे पहले यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर अपडेटेड रहना जरूरी है कि धारा 370 समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर से विधान परिषद को हटा दिया गया है। तो यदि धारा 370 समाप्त होने के पहले का यदि आपके पास किताब है तो उसमें यह अपडेशन नहीं होगा, तो जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कौन कौन से 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। तो आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यह दोनों आपका हो गया कहां से, उत्तर से हो गया या फिर मध्य भारत से हो गया। फिर आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक है, यह आपका हो गया पश्चिमी भारत से कह सकते हैं, ठीक है, पश्चिमी भारत से। और एक हो गया आपका कह सकते हैं इसको बीच में ले सकते हैं, या तो आप डेक्कन का कह सकते हैं, ठीक है, कर्नाटक को। इसके बाद 2 जो है आपका साउथ से है, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, ठीक है। तो सबका जोड़ी मैंने बिठा दिया है ताकि आपको याद रखने में कठिनाई ना हो, सीधा ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ आ जाइए, ठीक है। आगे देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद एक विधान परिषद को, मतलब इस लाइन का पूरा मतलब सीधा समझा देता हूं कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद पहले से है तो संसद को अधिकार है कि उस राज्य की विधान परिषद को विघटित कर सकती है या समाप्त कर सकती है, जैसे जम्मू कश्मीर में किया गया। और यदि राज्य में पहले से नहीं है तो उसका गठन भी कर सकती है, जैसे कि तेलंगाना में किया गया, ठीक है। तो यह अधिकार किसको है, संसद को है, और किस अनुच्छेद के तहत है, 169 के तहत है। तो यह समझ में आ गया होगा आपको, मुझे अंदाजा है। आगे देखते हैं यह संकल्प, और यह जो संकल्प होता है, मतलब कि इस संबंध में एक पॉइंट और इसमें है कि यह आपका या तो विघटित करना है यानी कि समाप्त करना है, या फिर गठन करना है। तो दोनों के लिए ही राज्य की जो विधानसभा है उसका इस संबंध में एक संकल्प पारित करना जरूरी होता है, ठीक है। मतलब पहले विधानसभा जो है इस संबंध में संकल्प पारित करेगी कि हाँ भैया हमारे राज्य से आप जो है विधान परिषद को आप हटा दीजिए, या फिर विधान परिषद का हमारे राज्य में गठन कर दीजिए। और उसके बाद यह जो संकल्प होना चाहिए इसके बारे में प्रावधान है कि संबंधित राज्य की कुल सदस्य संख्या, मतलब विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा इसे पारित किया जाना चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 169(3) में यह भी स्पष्टीकरण किया गया है कि विधान परिषद के विघटन यानी कि उत्सादन यानी कि समाप्ति या सृजन या गठन की विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अनुच्छेद 368 जो कि आपका भाग 20 में दिया गया है उसके तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। सामान्य विधान की तरह यानी कि साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा, ठीक है, समझ में आया। मतलब संविधान संशोधन विधेयक की तरह पारित नहीं होगा, इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो आपका साधारण बहुमत से पारित विधेयक होता है, सामान्य विधेयक होता है, उसी के समान इसको माना जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं विधान परिषद वाले राज्य हम लोग देख चुके थे, कितनी सीट संख्या है वह भी देख लीजिए। तो सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीट संख्या है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है, फिर थर्ड नंबर पर आपका बिहार और कर्नाटक आता है जहां पर 75 है। फिर आपका आंध्र प्रदेश है 58 और तेलंगाना है 40, ठीक है। सबसे कम हो गया तेलंगाना में और सबसे ज्यादा हो गया उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं विधानसभा के गठन के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग केवल विधानसभा के बारे में
में पढ़ेंगे और अगले चैप्टर में विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा जो हमारा आएगा वीडियो उसमें हम लोग विधानमंडल के बारे में सारा कुछ पढ़ लेंगे, किस प्रकार से सदस्य की योग्यता होती है, कैसे उसको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है, किस प्रकार से कानून बनाया जाता है, वित्त विधेयक क्या होता है, धन्य विधेयक क्या हो जाता है, ये सब हम लोग वहां पर देखेंगे। ठीक है, विधानसभा के गठन के बारे में देखें, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है अंग्रेजी में विधानसभा को। तो विधानसभा को राज्य का लोकप्रिय सदन कहा जाता है, यह राज्य का निम्न सदन भी होता है। संख्या के लिहाज से देखें तो विधानसभा के प्रतिनिधियों, जिन्हें विधायक भी कहा जाता है, को प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से वयस्क मताधिकार के द्वारा चुना जाता है। जैसा कि हम लोग देते हैं, हम लोग भी वोट जाकर देते हैं ना, हर 5 साल के बाद वोट होता है, मतलब चुनाव होता है विधायक का, राज्य विधानसभा का चुनाव होता है। अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500 तथा न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए, यह जो है निर्धारित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, अधिकतम 500 हो सकता है और न्यूनतम 60 हो सकता है। ठीक है, और यह निर्धारण जो किया गया है राज्य की जनसंख्या तथा इसके आधार पर निर्भर है। ठीक है, इसके आकार, यहाँ पर आधार नहीं है, इसके आकार पर निर्भर है, मतलब कितना उसका क्षेत्रफल है राज्य का और कितनी उसकी जनसंख्या है, इस आधार पर सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। तो देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का आकार भी बहुत बड़ा है और उसकी जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इस नियम का अपवाद भी है। अपवाद क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मामले में जो सदस्य संख्या है वह 30 है, जबकि मिजोरम में 40 एवं नागालैंड में 46 है। ठीक है, तो मिजोरम में 40 है, नागालैंड में 46 है और सबसे कम कहाँ हो गया? सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा का हो गया। ठीक है, 30 सीट जो है ये तीनों स्टेट में है। तो यह अपवाद हो गया क्योंकि न्यूनतम संख्या तो भैया 60 होना चाहिए, लेकिन ये राज्य इतने ज्यादा छोटे हैं कि इसमें 60 जो है वो जनसंख्या के आधार पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए जो है आपका 30 इस यहाँ रखा गया और बाकी जगह भी जो है 60 से कम ही रखा गया है। तो याद रखिएगा, जरूर से जरूर पूछा भी जा चुका है बीपीएससी में, हाल ही में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पर यह भी एक पॉइंट है कि 75,000 कम से कम एक जो विधायक है वह कम से कम 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यह पॉइंट मैंने आगे लिखा है, वहां पर हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा सिक्किम एवं नागालैंड के विधानसभा में कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं, यह भी आपका प्रावधान किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कहाँ कहाँ का? सिक्किम एवं नागालैंड का, और यह जो है आपको हर किताब में नहीं मिलेगा, तो जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नामित सदस्य के बारे में। हर सदस्य जो है वो चुना हुआ ही नहीं होता, कुछ सदस्य जो होते हैं वो नामित सदस्य भी होते हैं, जिनको राज्यपाल नामित करते हैं। तो अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि राज्यपाल की राय में विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्यपाल एक, यहाँ पर एक है, वहां पर लोकसभा में हम लोग देख रहे थे कि 2 था, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल जो है एक आंग्ल भारतीय सदस्य को नामित कर सकते हैं। ठीक है, और मूलतः जो था यह उपबंध, मूल संविधान में यह उपबंध 10 वर्षों तक के लिए, यानी कि 1960 तक के लिए ही था, लेकिन हर बार इसे 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। हाल ही में आपका 2009 में 95वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर एक पेज है जो आपको हर किताब में नहीं मिलेगा, जो अपडेटेड किताब होगा 2021 का उसी में मिलेगा। लेकिन 126वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को राज्यपाल द्वारा नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, और लोकसभा में भी अब राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को नामित करना समाप्त कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो नामांकन होता था, मतलब कि आंग्ल भारतीय समुदाय का, उसको समाप्त कर दिया गया 2019 में। याद रखिएगा, 126वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र होता है उससे सब लोग परिचित होते हैं, तो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में यदि देखें तो विधानसभा के लिए होने वाले प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए हर राज्य को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांट दिया गया है। मतलब जो राज्य है, अब पूरे राज्य में एक साथ चुनाव करा देंगे भैया, तो हर मतलब कि अब जितना दूर में एक विधायक चुना जाना है, ठीक है, उसमें अब हर
क्षेत्र को बांट दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो चुनाव कराया जाए उसमें आपका जो चुनाव हो वो बहुत ही आसानी से हो, सुरक्षा के साथ हो, ठीक है, निष्पक्ष चुनाव हो सके। इसके अलावा एक और कारण इसका ये है कि कुछ जो आपका प्रावधान किया गया है कि समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक है, समान प्रतिनिधित्व सबको मिल सके, इसलिए आपका निर्धारित किया गया है कि 75,000 की जनसंख्या पर एक विधायक का होना जरूरी है और इसलिए निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है पूरे राज्य को, ठीक है। इन चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण राज्य को आवंटित सीटों की संख्या तथा जनसंख्या के अनुपात में तय किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सीटों का आवंटन किसके आधार पर किया जाता है? तो जनसंख्या के अनुपात पर किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 170(2) में कहा गया है कि संविधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व मिले। जनसंख्या से तात्पर्य वह पिछली जनसंख्या है जिसकी सूची प्रकाशित की गई हो, ठीक है। जनसंख्या जो ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा, तो जनसंख्या से तात्पर्य जो है वह पिछली जनसंख्या जिसकी सूची प्रकाशित की गई हो। और इसका निर्धारण जो होता है वह प्रत्येक जनगणना के बाद किया जाता है, ठीक है, कि किस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें होंगी, कौन कौन सा निर्वाचन क्षेत्र होगा, यह सब जो है प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्निर्धारण किया जाता था। लेकिन आपका आगे हम लोग देखेंगे कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में स्थानों की जो संख्या होगी वह 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही की जाएगी, ठीक है। अब अनुच्छेद 170(3) के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्य की विधानसभा में स्थानों की संख्या का निर्धारण होगा और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन संसद द्वारा निर्धारित विधि से किया जाएगा। यह आपका प्रावधान दिया गया था अनुच्छेद 170(3) में, लेकिन बाद में संशोधन कर दिया गया 84वां संविधान संशोधन 2001 और इसमें प्रावधान किया गया कि भैया 2026 के बाद जो जनगणना होगा, प्रथम जो जनगणना होगा, उसका आंकड़ा प्रकाशित होने तक जो भी आपका परिसीमन होगा, यानी कि जो विधानसभा सीटों की संख्या होगी वह 1971 की जनगणना के हिसाब से ही होगी, ठीक है। अब आगे इस पर विवाद भी होता रहता है कि भैया साउथ में जो है जनसंख्या जो है वह बहुत धीरे गति से बढ़ी है, ठीक है, और जो नॉर्थ है उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा गति से बढ़ी है, तो विधानसभा में जो है आपका सीटों की संख्या जो है वह दिक्कत हो जाएगा। यह सब केंद्रीय मुद्दा है, यह सब हम लोग बाद में देखते रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जैसा कि 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है, उसके आधार पर पुनः समायोजन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर परिसीमन करना है तो आपका 2001 की जनगणना के हिसाब पर किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका जब विधानसभा सीटों की बात आती है तो 1971 की जनगणना के आधार पर, और यदि परिसीमन की बात आती है तो 2001 की जनगणना के आधार पर। परिसीमन का क्या मतलब होता है? मान लिया कि ये पूरा राज्य है और इसमें जो है अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बांट दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बांट दिए गए हैं। अब इसमें क्या होगा कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में आपका जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी या फिर लगेगा कि भैया कठिनाई हो रही है वहाँ पर शासन व्यवस्था चलाने में, तो कभी क्या किया जाएगा, मान लिया ये निर्वाचन क्षेत्र है, तो इसका जो है सीमा बढ़ा दिया जाएगा, 2-4 गांव और जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, कि कहीं से 2-4 राज्य और घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से परिसीमन किया जाता है राज्यों में, ठीक है, ताकि चुनाव जो है वो आसानी से संपन्न कराया जा सके और समान प्रतिनिधित्व लोगों को मिल सके, ठीक है। तो इसलिए परिसीमन किया जाता है। परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर, और जो आपका सीटों का निर्धारण है वह 1971 की जनगणना के आधार पर। कब तक? 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लेकर के डिटेल में समझाया है। आगे देख लेते हैं। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों यानी कि SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। मूल रूप से यह प्रावधान संविधान के प्रारंभ से 10 वर्षों यानी कि 1960 तक ही किया गया था, लेकिन संसद ने बार बार इसे संशोधित करके बढ़ाया है और
आपका यह जो आपका देखा था हमने कि 95वां संविधान संशोधन 2009 के द्वारा 2020 तक बढ़ा दिया गया था। उसी जैसा आपका वो नामित करने वाला जो था एंग्लो इंडियन वाला जो प्रावधान था, सेम टू सेम यहाँ पर भी है। एंग्लो इंडियन वाला जो है उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन 126वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ही है यहाँ पर भी, लेकिन इसको जो है 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब अगले 10 साल के लिए भी SC ST का आरक्षण जो है वह विधानसभा में और विधान परिषद में जारी रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नोट देख लेते हैं। विधानसभा के विधान परिषद में नहीं, सॉरी, विधानसभा में जारी रहेगा। ठीक है, विधान परिषद के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा हम लोगों ने ऊपर में देखा। और यहाँ पर यह भी याद रखना जरूरी है कि केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें दिल्ली एवं पुदुचेरी में है। ठीक है, वहां पर विधानसभा का गठन किया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली एवं पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया है। ठीक है, और दिल्ली में 70 सीटें हैं तथा पुदुचेरी में 30 सीटें हैं, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 111 है, लेकिन 24 निर्वाचन क्षेत्र जो है वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में है। अतः वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 87 निर्वाचित सदस्य ही हैं। और अभी तो आपका जो है अभी विधानसभा भंग है वहां पर। ठीक है, चूंकि 370 लागू होने के बाद से चुनाव नहीं हुआ है, 370 हटाए जाने के बाद से चुनाव अभी नहीं हुआ है, तो वहां पर जो है आपका विधानसभा भंग है, वहां पर परिसीमन किया जाना है और उसके बाद जो है वहां पर तय भी किया जाएगा। हो सकता है इस आंकड़े में चेंज भी हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अपडेटेड रखिएगा। वैसे हम लोग तो बताते ही रहते हैं करंट अफेयर्स में। आगे देखते हैं, सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों वाले 5 राज्य कौन कौन है, यह भी याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश जहां पर 403 सीट है, पश्चिम बंगाल जहां पर 294 सीट है, यहां पर तो चुनाव होना भी है, तो यह तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 294 जो है याद ही रखिएगा, 2021 में यहाँ पर चुनाव होना है 3-4 महीने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में 288 है, बिहार में 243 है, यहाँ पर भी हाल ही में चुनाव हुआ है, तो यह भी याद रखिएगा। तमिलनाडु में भी चुनाव होना है, 234 यहाँ पर सीट है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तीनों जो है जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का भी जो है चुनाव अगले साल होना है, तो अगले साल के लिए इसको भी याद रखिएगा, UPPSC वाले खास करके। आगे देख लेते हैं, 60 से कम यानी कि न्यूनतम जो सदस्य संख्या मैंने बताया था कि 60 होना चाहिए, तो उससे कम सदस्यों वाली विधानसभाएं कौन कौन है, तो पुदुचेरी है जहां पर 30 है, सिक्किम है जहां पर 32 है, और गोवा एवं मिजोरम है जहां पर 40-40 है। याद जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, वहां पर हम लोगों ने विधान परिषद का देखा था, वह याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग विधानसभा का देख रहे हैं। ठीक है, दोनों में अंतर याद रखिएगा। विधानसभा का कार्यकाल देख लेते हैं, तो अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल आम चुनाव के बाद इसकी प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्षों का होता है। जैसा 5 वर्षों पर चुनाव होता है, यह तो सामान्यतः हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इस कार्यकाल के समाप्त होने पर विधानसभा जो है वह स्वयं ही विघटित हो जाती है, और लोकसभा की तरह विधानसभा भी अस्थायी सदन है। जैसे केंद्र में लोकसभा है, वैसे ही राज्य में विधानसभा है। हालांकि राज्यपाल जो है वह विधानसभा को किसी भी समय यानी कि 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी विघटित करने हेतु अधिकृत है। और किन परिस्थितियों में, यहाँ पर विशेष परिस्थिति का जिक्र है, तो किन किन परिस्थितियों में वो कर सकते हैं, यह मैंने राज्यपाल वाले चैप्टर में बताया है, डिटेल में बताया है। ठीक है, तो आप जो है जरूर से जरूर वो चैप्टर देख लीजिएगा, और मुख्यमंत्री वाला भी चैप्टर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी यह चैप्टर संबंधित है। तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर विधानसभा का कार्यकाल संसद द्वारा एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और यह जो है एक बार में 1 वर्ष बढ़ा दीजिए, फिर अगली बार आप चाहते हैं तो 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दीजिए, फिर अगली बार चाहते हैं 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दीजिए, जितना बार चाहे बढ़ाइए, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यह जो आपने समय बढ़ाया है वह यदि आपातकाल समाप्त हो जाता है तो उससे 6 महीने के अंदर जो है वहां पर चुनाव करा लेना अनिवार्य हो जाता है। दोबारा निर्वाचन हो जाना चाहिए 6 माह के भीतर आपातकाल समाप्त होने के बाद। ठीक है, आगे देख लेते हैं, विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के बारे में देख लें। तो पीठासीन अधिकारी कौन कौन होता है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होता है। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिनका निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किया जाता है। मतलब जितने लोग बैठे हुए हैं भैया विधानसभा में, उसमें से ही कोई एक को चुन लिया जाता है। अधिकतर जो है जो सत्ता में दल होती है उसी के जो विधायक होते हैं उन्हीं को चुना जाता है। ठीक है, क्योंकि वही उन्हीं का जो है बहुमत होता है विधानसभा में। आगे देख लेते हैं, अध्यक्ष की
अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है, और उस समय जब वो पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है तब उपाध्यक्ष की जो शक्तियां होती है वह अध्यक्ष के समान ही हो जाती हैं। ठीक है, अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के मध्य से ही उपसभाध्यक्षों की भी तालिका बनाई जाती है। उनमें से कोई भी अध्यक्ष या और उपाध्यक्ष यदि दोनों ही अनुपस्थित हो तो इन उपसभाध्यक्षों की तालिका में से ही कोई भी एक सदस्य जो है वह कार्यकारी पीठासीन अधिकारी का भार संभाल सकता है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल यदि देखें तो सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद होता है, यानी कि 5 साल तक सामान्यतः होता है, लेकिन वह 3 मामलों में अपना पद जो है वह छोड़ सकता है। ठीक है, यदि उसकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि किसी कारण से उसको अयोग्य ठहरा दिया जाता है, अनैतिक कार्य के कारण या फिर दुराचार के कारण, ठीक है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, दल बदल के कारण तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और वह विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रह जाएगा। इसके अलावा यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्याग पत्र दे देता है तो भी वह अपने पद को त्याग कर सकता है त्याग पत्र के माध्यम से, और यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे अपने पद से हटा दिया जाए तब भी जो है उसको अपना पद खाली करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का कोई भी संकल्प या प्रस्ताव यदि लाया जाता है विधानसभा में तो अध्यक्ष को 14 दिनों की पूर्व सूचना जरूर देनी होगी। ठीक है, मतलब पहले से आपको सूचित करना होगा कि हाँ भैया आपके लिए जो है हम संकल्प ला रहे हैं आपको हटाने के लिए, तो आप अपना डिफेंस जो है वो तैयार कर लीजिए। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्यों के बारे में देखते हैं तो विधानसभा की कार्यवाही एवं अन्य प्रक्रियाओं के दौरान व्यवस्था बनाए रखना, शांति बनाए रखना, शिष्टाचार बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, और इस संबंध में उनकी शक्तियां या फिर जो निर्णय होता है वह अंतिम होता है। वह कोरम यानी कि गणपूर्ति की अनुपस्थिति में विधानसभा के बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। गणपूर्ति क्या होती है भैया, तो उसमें एक प्रावधान है कि जितने भी सदस्य हैं विधानसभा में उनका 1/10 उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी जाकर के आपका विधानसभा चलेगा। मतलब 243 सदस्य है आपका बिहार विधानसभा में, तो इसका 1/10 कितना हो गया, 24.3 हो गया। मतलब कि आपका 25 सदस्य जो है कम से कम उपस्थित होना चाहिए विधानसभा में, तभी जाकर के बिहार विधानसभा चल सकती है। उसी प्रकार से बाकी राज्यों का भी आप लगा सकते हैं। तो गणपूर्ति जो होती है या फिर कोरम इसको कहा जाता है वह 1/10 होता है। ठीक है, और यदि यह नहीं है तो उसको जो है आपका निलंबित कर सकता है या फिर आपका विघटित कर सकता है। कौन कर सकता है, स्थगित कर सकता है। ठीक है, निलंबित या फिर स्थगित कर सकता है विधानसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष सामान्य परिस्थितियों में विधेयकों पर अपना मत नहीं देता है, लेकिन यदि मत बराबर हो जाए, मतलब कोई विधेयक है उस पर मतदान चल रहा है और पक्ष और विपक्ष दोनों का मत बराबर हो जाए, तब निर्णायक मत जो है वह कौन देता है, विधानसभा अध्यक्ष देता है। और ऐसा पहली बार जो हुआ था वह केरल में हुआ था, और शायद एकमात्र बार ऐसा हुआ है कि केरल में जो विधानसभा है के अध्यक्ष हैं उन्होंने मत अपना दिया था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इस पर विधानसभा अध्यक्ष ही निर्णय लेता है और उसका निर्णय अंतिम होता है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जैसे लोकसभा में हम लोगों ने पढ़ा था लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, वैसा ही यहाँ पर भी है। इसके बाद देखते हैं तो 10वीं अनुसूची यानी कि जिसमें दल बदल के बारे में कहा गया है, तो दल बदल के उपबंधों के आधार पर अध्यक्ष किसी सदस्य की निर्हरता यानी कि आपका डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर उठे किसी विवाद पर निर्णय देता है। तो दल बदल के संबंध में यदि किसी सदस्य पर विवाद है कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं किया जाए, तो उस संबंध में निर्णय कौन लेता है, आपका विधानसभा अध्यक्ष लेता है। लेकिन उसके निर्णय को न्यायालय में यहाँ पर चुनौती दी जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, वह विधानसभा की समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है तथा उनके कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वह स्वयं कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति एवं सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष के बारे में। तो इसका चयन भी विधानसभा सदस्यों के बीच से ही होता है तथा कार्यकाल अध्यक्ष के समान ही होता है, जो कार्यकाल हम लोग ऊपर देख चुके हैं। यह अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपकर पद मुक्त हो सकता है। अब अध्यक्ष जो है वह उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं और उपाध्यक्ष जो है वह अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही उनके सभी कार्य संभालता है तथा ऐसे समय में उसकी शक्तियां एवं अधिकार अध्यक्ष के समान ही होती है। और क्या क्या शक्तियां एवं अधिकार होती है यह तो हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं। तो अब जो है यहाँ पर विधानसभा आपका समाप्त होता है। ठीक है,
विधानसभा की कार्यवाही यहीं पर समाप्त होती है। इति श्री देवाखंडे सप्तमोऽध्यायः समाप्तः। तो अब यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और घंटी का आइकॉन दबा दीजिए। अब भैया पूजा समाप्त होता है तो पूजा समाप्त होने पर हम लोग घंटी बजाते हैं, तभी तो प्रसादी मिलता है, तो घंटी बजा दीजिए। और घंटी बजाने से आपको जो है सारा प्रसाद मिलता रहेगा, मतलब जो भी वीडियो हम लोग बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा यदि चैनल पर आप पहले से सदस्य हैं तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो है मतलब कि जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने का नोटिफिकेशन, मतलब कि नोटिफिकेशन बड़ा याद रहता है आजकल, जो भी है मोटिवेशन हमको मिलता रहे, हमें प्रेरणा मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन सॉरी, एक बात और मैं बता दूं कि यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नोट्स के बारे में सब कुछ बताया जा चुका है और नोट्स से ही मैं पढ़ा रहा हूं। तो यदि आपको नोट्स का PDF चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9525360283 पर, जो नंबर आपको दिया जा रहा है, सामने दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।